हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एमसीक्यू क्विज गेम में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कुछ बढ़िया एमसीक्यू। और उसके लिए आज हमने चैप्टर सेलेक्ट करा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, आपको कोशिश ये करनी है कि पहले आप उसका आंसर खुद दें और उसके बाद हम लोग उस आंसर पे डिस्कशन करें, क्योंकि बेटे अल्टीमेटली एग्जाम देने आप ही लोगों को जाना है, मुझे तो नहीं जाना। तो चलिए हम लोग इसे एक प्रैक्टिस क्विज की तरह लेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। नीचे ऑप्शंस आपको गिवन है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बी पॉइंट कैपिटल ट्रांजैक्शन, सी पॉइंट टोटल डेबिट एंड क्रेडिट और डी पॉइंट ऑल ऑफ दी अबव। बेटे आप में से बहुत से बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि जब भी कोई एमसीक्यू आता है उसके अंदर ऑल ऑफ दी अबव होता है या नन ऑफ दीज होता है, तो बच्चे आंख बंद करके उस पर क्लिक कर देते हैं या उस पर टिक लगा देते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस ये कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब अगर आप में से किसी बच्चे को बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब मालूम है, तो बेटे आप सब अच्छे से जानते होंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल विजिबल आइटम्स लेते हैं। विजिबल आइटम मतलब हम वहां पर गुड्स लेते हैं खाली। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करें और फॉरेन कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करें, तो केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब जो फिजिकल आइटम है, जिनका एक फिजिकल अपीयरेंस है, हम केवल उन्हीं को बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट करते हैं। जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। टोटल डेबिट क्रेडिट ये भी आपके ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। तो बी और सी आपके रॉन्ग आंसर्स हैं। तो बी और सी हो गए आपके रॉन्ग आंसर्स। ऑल ऑफ दी अबव भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो आपका सही आंसर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखिए हमारा यहाँ पर बस क्लास को थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने से है, मतलब ये क्लास थोड़ी और इंटरेक्टिव हो, आप लोग और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, आप पढ़ने की और कोशिश करें, समझने की और कोशिश करें चीज़ों को। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा एक मोड आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए जो आपको थोड़ा और इंटरेक्टिव लगे, थोड़ा और अच्छा लगे। चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, इसको हम रीड करते हैं पहले आराम से। विच वन इज द विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि विजिबल आइटम्स किसको कहा जाता है। विजिबल आइटम्स हम बोलते हैं जो गुड्स होते हैं, जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो दिखाई देते हैं। तो अब आप अगर ऑप्शन ए को रीड करें तो मशीन, ऑप्शन बी क्लोथ, ऑप्शन सी सीमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका मतलब ये तीनों ही चीजें क्या हैं, विजिबल आइटम हैं। ये तीनों ही चीजें गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो ये आपके तीनों आंसर ही ठीक हैं। तो ऐसे केस में हमारा जो डी आंसर है ऑल ऑफ द अबव, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इसको रीड करते हैं। Which among the following is a source of supply of foreign exchange? बेटे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप समझिए कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम सेल करें। अगर हम सेल मतलब फॉरेन कंट्री में अगर हम सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। और आपको पता है कि अगर हम फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो यहां पर पहला ऑप्शन एक्सपोर्ट है और वही बिल्कुल ऑब्वियस और सही आंसर है। एक्सपोर्ट करने से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो एक्सपोर्ट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन अवर इकोनॉमी। आई होप द 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय। एक बात बड़ी सिंपल सी है बेटे, फॉरेन एक्सचेंज क्यों, कोई भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस, मोस्ट ऑफ द चीजें जिसमें अगर गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशन ना लगाए तो उनका जो प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है मार्केट फोर्सेस के बेस पर। और मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई।
तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? द फर्स्ट आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी पॉइंट डिमांड, सी पॉइंट सप्लाई और डी पॉइंट नन ऑफ दी अबव। तो बेटे खाली डिमांड या खाली सप्लाई तो कभी प्राइस डिटरमाइन कर ही नहीं पाएगी। तो प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तब हमारा कैलकुलेट होता है फॉरेन एक्सचेंज। करेक्ट। तो देखिए इस क्विज को मैंने इस तरीके से डिजाइन करा है कि अगर मैं किसी और ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो वहां पर आपको एक बजर साउंड सुनाई देगा कि इसका मतलब ये आंसर गलत है। ठीक। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा देखकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 5, हाइब्रिड इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नोन एज। बेटे यहां पर एक वर्ड आया है हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड आपने और भी कहीं सुना होगा, जैसे आजकल आते हैं हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स आते हैं जो पेट्रोल पे भी चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर भी चलते हैं, तो उनको हाइब्रिड कहते हैं, मतलब जो दोनों चीजों से चलते हैं। ऐसे ही यहां पर बेटे एक हमारा एक्सचेंज रेट होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उस सिस्टम में गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है, मतलब $1 का प्राइस कितना होगा उसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। तो जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैनेज टू फ्लोट। तो मैनेज टू फ्लोट इज द करेक्ट आंसर। क्रॉलिंग पैग, वाइडर बैंड्स, नन ऑफ दीज, ये तीनों ही हमारे कैसे हैं? गलत आंसर हैं। हमारा सही आंसर है मैनेज टू फ्लोट और इसी का दूसरा नाम है मैनेज फ्लोटिंग। यानी कि जब रेट फ्लोट हो रहा हो, फ्लोट आप समझते हैं ना, तैर रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो, तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बीच में एंटर होती है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेज टू फ्लोट। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज द किंग ऑफ एक्सचेंज रेट? किंग ऑफ एक्सचेंज रेट कौन है? बेटे किंग तो दो ही लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट और एक पब्लिक। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे प्राइस तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और अगर पब्लिक डिसाइड करे डिमांड और सप्लाई के बेस पर तो उसको हम बोलते हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इसका मतलब ये दोनों ही बेटे किंग हैं। ठीक। इस जंगल में दो दो शेर, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी। तो यहां पर आपका बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटीज इज नोन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटीज, अगर फॉरेन कमोडिटीज आपको क्या लग रही हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। करेक्ट। तो बेटे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो करेंसी है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अगर $1 पहले 70 रुपीज का था और अब अगर $1 अब 80 रुपीज का हो गया है, तो डेट मीन्स नाउ यू हैव टू पे 80 रुपीज फॉर बाइंग $1 प्रोडक्ट। पहले आप 70 रुपीज पे कर रहे थे और $1 का सामान खरीद रहे थे। नाउ यू हैव टू पे 80 रुपीज फॉर बाइंग $1 प्रोडक्ट। तो बेटे इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डीवैल्यूएशन। ठीक बेटे, इन्फ्लेशन तो कहते हैं महंगाई को, रीवैल्यूएशन कहते हैं जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है। देखिए पहले अगर $1 70 रुपीज का था और अब वो $1 अगर 80 रुपीज का हो गया, तो हमारी वैल्यू, हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो कम हो गई है। पहले 70 में $1 आता था, अब 80 में $1 आ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेजर्स टू इंप्रूव एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। बेटे ध्यान से सुनिएगा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब हमारी करेंसी में जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है वो बहुत कम है
और आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। ठीक, तो देखिए करेंसी डीवैल्यूएशन, करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू करने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए। बेटे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब है कि बाहर से जो गुड्स हम इंपोर्ट करते थे उसे बाहर से इंपोर्ट ना करके हम अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें, जिसे आजकल मोदी जी नाम देते हैं मेक इन इंडिया। करेक्ट, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें बाहर से गुड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे डॉलर्स बच जाएंगे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स में जाने से बचेगा। तीसरा है सी पॉइंट एक्सचेंज कंट्रोल, जो हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है हमारे ए बी सी, तीनों ही हेल्प करेंगे मेजर टू इंप्रूव द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, when the import and export of the visible items are equal। बेटे visible item मतलब goods, मैंने जब goods import और export equal value का करा है, the situation is known as, इस situation को क्या कहेंगे? A point that will be called as trade deficit, B point balance of payment, C point trade surplus और D point balance of trade। अब बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की। मतलब ट्रेड डेफिसिट तो तब होता है जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। बी पॉइंट बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बीओपी अकाउंट से निकलता है, उसमें खाली विजिबल आइटम नहीं होती, उसमें काफी कुछ होता है। ट्रेड सरप्लस हमें तब होता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। तो बेटे जब दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, दैट विल बी बैलेंस ऑफ ट्रेड। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द गुड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स भी सर्विसेज भी एंड ट्रांसफर पेमेंट, ये तीन चीजें, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहां पर रिकॉर्ड होती हैं? बेटे गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि आप अब्रॉड में किसी को भेजें, अब्रॉड का कोई पर्सन आपको भेजे, तो बेटे ये हमारा रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट बीओपी में, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में। करंट अकाउंट में वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो ना तो हमारी एसेट को और ना ही हमारी लायबिलिटी को हैम्पर करती है। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। तो इकोनॉमिक लीकेज, बजट सरप्लस, डिग्री ऑफ ओपननेस, ये सब वेस्ट आंसर थे आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके क्या फायदे हैं? पहली बात, जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो जो डॉलर वगैरह की जो प्राइस में जो डेली चेंजेस होते हैं वो बंद हो जाएंगे, स्पेक्यूलेशन बंद हो जाएगी, सट्टेबाजी बंद हो जाएगी, उतार चढ़ाव बंद हो जाएंगे, रोज प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना बंद हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। तो जब ये सारे काम होंगे तो इससे फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में आएगी और कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से ये तीनों ही काम होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज एन आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ कुछ एडवाइस भी करता जाता हूं। आप में से जो भी बच्चा डिटेल में बीओपी या फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, एक बार दोबारा जाकर कैपिटल अकाउंट को जरूर चेक करिएगा कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं। बेटे कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन आती हैं विच आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसके अंदर आता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसके अंदर आता है प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम यहां पर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी
फॉरेन सेक्टर के साथ करता है उसको प्राइवेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ही चीजें कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट की जाती हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग इज द फर्स्ट आंसर, गवर्नमेंट, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड द वर्ल्ड बैंक। कुछ बच्चे हो सकता है वर्ल्ड बैंक लगाकर आ जाए, लेकिन बेटे नहीं, अभी मैंने बताया था कि मार्केट एक्सचेंज रेट या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है या डिमांड और सप्लाई। हमारे इंडिया में दोनों मिलकर करते हैं, कुछ पार्ट उसका गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और उससे ऊपर के पोर्शन को डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड करा जाता है। सो द आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, करेक्ट। अगर इसके अंदर आंसर होता है यहाँ पर बोथ बी एंड सी, तो मैं बोथ बी एंड सी भी लगाकर आ सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस दोनों मिलकर भी प्राइस को डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज प्रेवलेंट इन दी वर्ल्ड फ्रॉम। बेटे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसमें जो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस है वो गोल्ड के हिसाब से काउंट होता है कि गोल्ड का प्राइस क्या है। ये शुरू हुआ था, इसका तो आपको आंसर याद ही कर लेना है बस, ये 1870 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इसके लिए टाइम दिया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्ड को एक्सचेंज रेट के सिस्टम के लिए यूज करना बंद कर दिया गया। तो बस आपको याद रखना है 1870 से लेकर टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन एक्सचेंज में वो ट्रांजैक्शन जो दूसरी ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करती हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन हम नहीं करते, हमें तो दूसरी ट्रांजैक्शन ने फोर्स करा कि हम उन ट्रांजैक्शंस को करें। तो बेटे ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप सपोज करिए आपने इंपोर्ट करा और एक्सपोर्ट करा, ये तो होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो। आपने इकोनॉमिक मोटिव से करा, प्रॉफिट कमाने के लिए करा। अब सपोज करिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डेफिसिट हो गया, यानी कि डेबिट साइड जो आपकी है वो ज्यादा है, इंपोर्ट आपने ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट आपने कम करा, तो डेफिसिट क्रिएट हो गया कंट्री को। तो कंट्री उस डेफिसिट को कवर करने के लिए उतने ही अमाउंट को बोरो कर लेगी, तो दैट बोरोइंग विल बी कंसीडर्ड एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खर्चा करा, आपकी कुछ इनकम हुई, 1000 रुपये आपने खर्चा करा, 800 रुपीज आपकी इनकम हुई, 200 रुपीज कम रह गए, वो आपने अपने फ्रेंड से उधार ले लिए। तो ये 200 की ट्रांजैक्शन आपने इसलिए करी क्योंकि आपने पहले कोई दूसरी ट्रांजैक्शन की थी। तो बस सिंपल सी बात, ऐसी ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। पूरी क्लास खत्म हो गई है, लगभग 15 क्वेश्चन है। हाँ, एक और क्यूरियोसिटी आपके माइंड में जरूर आ रही होगी, सर ऊपर जो लाइफलाइन बनी हुई है वो चलती हैं? यस, ठीक, यस, ठीक, ऐसे दिखाने के लिए आपको और थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कुछ और नई चीजें लेकर, कोशिश करेंगे आपके लिए लर्निंग को और अच्छा बनाएं, इसी लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए तैयार करें, एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।